हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस की। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोग रेस्पिरेशन तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस था आपका न्यूट्रिशन, सेकंड था रेस्पिरेशन और थर्ड जो है दैट इज ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आज के जो टॉपिक्स हैं, देखो, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या सिंपली ट्रांसपोर्टेशन, रेट नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन, ये सब लोग पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आपको ऑलरेडी पता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है ना। आइए स्टार्ट करते हैं अच्छा क्लास और ट्रांसपोर्टेशन नाम के टॉपिक से शुरू करते हैं। देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या है। देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन इज अ टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड और synthesized in one part of the body and then they move to other parts। मतलब कोई substances मान लो हमारी बॉडी में बनी है, या मान लो कि हमने कुछ खाना खाया है, ठीक है, और वो खाना जो है उसको पूरी बॉडी में फैलाना है हमको। जैसे ग्लूकोज है, डाइजेशन हो चुका है मान लो, डाइजेशन के बाद अब इसको पूरी बॉडी में फैलाना है, तो कौन इसको फैलाएगा पूरी बॉडी में? तो ब्लड नाम का एक हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये जो ब्लड है ना, यही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाकर खाने को या गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। ये तो अपनी बॉडी की बात हो गई। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम बोले प्लांट्स के केस में, तो प्लांट्स के केस में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम के थ्रू यानी वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू होता है। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स में ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस थोड़ा अलग अलग टाइप का होता है, बट होता सब में है। ठीक है, तो वही है ट्रांसपोर्टेशन का। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, इसको आप ध्यान से याद कर लेंगे। ठीक है, अब टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसा मैंने आपको बताया, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का हो सकता है। आइए एक बार देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर दो टाइप्स में इसको क्लासिफाई कर सकता हूँ। क्या क्या मैं लिख सकता हूँ? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और कहाँ लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अगर आप क्लासिफाई करोगे, तो यहाँ पे आप एक ही लिखो फिलहाल अभी के लिए, मल्टीसेलुलर को मैं क्लासिफाई करूंगा। यूनिसेलुलर में आप लिख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल, जैसे अमीबा। तो अमीबा में आपने देखा था, याद करो, अमीबा में आपने पढ़ा था, अमीबा में आपने पढ़ा था साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, याद है? फैगोसाइटोसिस करता है अमीबा, न्यूट्रिशन जब पढ़ाया था, याद करो। तो वहां पर आपने पढ़ा था कि अगर कोई अमीबा है, इसका शेप फिक्स नहीं होता, ये अमीबा है मान लो इस तरह से। ठीक है, तो ये जो अमीबा है, ये क्या करेगा, ये इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म मूव कर सकता है, और मूव करके ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो याद करो जो प्रोसेस वहाँ देखा था कि यहाँ कोई फूड पार्टिकल है, ये इसको इनगल्फ करने के लिए फिंगर लाइक यहाँ प्रोजेक्शन बनाएगा, उसके बाद ये इसको इनगल्फ कर लेगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा, एक्सेट्रा, ये सब है ना। तो वही चीज़ है अमीबा में। ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, ये किसके थ्रू होता है? ये होता है थ्रू साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लो, थ्रू साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म ही मूव करता है, और मूव करता है तो पूरी बॉडी में जो भी फूड अब्जॉर्ब होगा वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। इसका बॉडी छोटा सा ही है, सिंगल सेल का है। ठीक है, तो थ्रू साइटोप्लाज्म यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। अच्छा, इस प्रकार के मूवमेंट को हम एक नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग मतलब मूवमेंट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, साइटोप्लाज्म मूव करवा रहा है इसको। ठीक है, यही है बस। चलो अब इस तरफ आ जाओ, मल्टी सेलर की बात कर लेते हैं। आइए, तो मल्टी सेलर की बात करते हैं। तो मल्टी सेलर में आप इसको दो टाइप्स में पढ़ लो, एक प्लांट का पढ़ लो और एक एनिमल का पढ़ लो। तो इन प्लांट्स एंड एक पढ़ लो इन एनिमल्स। ठीक है, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो प्लांट्स की बात अगर हम करें, तो प्लांट्स के केस में आपको पढ़ना होगा कि इसमें दो होता है, एक होता है थ्रू जाइलम, थ्रू जाइलम, और एक होता है थ्रू फ्लोएम। ठीक है, एक होता है थ्रू जाइलम और एक होता है थ्रू फ्लोएम। ऐसे ही अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो यार एनिमल्स में
ब्लड के थ्रू होता है, थ्रू ब्लड। ठीक है, थ्रू थ्रू ब्लड। अब ब्लड अकेला नहीं है वहाँ पर, ब्लड के अलावा वहाँ पे हार्ट भी है, इसके अलावा ब्लड का वेसल भी है, सब भी है, आगे मिलेगा आपको। ठीक है, ब्लड लिख लो, पूरा ही लिख लो, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। पंपिंग ऑर्गन चाहिए ना एक, हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, और एक दो बातें लिख लेते हैं, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जाइलम है, तो जाइलम किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो जाइलम जो होता है ये ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर एंड मिनरल्स का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम कैसे का ट्रांसपोर्ट करेगा? तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस से प्लांट के अंदर फूड बनता है, उस फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है बॉडी के, प्लांट की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे मान लो लीफ में ये फोटोसिंथेसिस हुआ, अब लीफ से होता हुआ ये फूड का मूवमेंट होगा कहाँ पर, रूट्स तक। ठीक है, रूट को भी जिंदा रहना, स्टेम को जिंदा रहना है ना, तो ये ट्रांसपोर्ट कौन कराएगा? ये कराएगा फ्लोएम। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये था बेसिक एक आइडिया ट्रांसपोर्टेशन का, एक बार इसको आप कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। चलो, तो फिर चलते हैं आगे। आगे देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस इज ऑल्सो कॉल्ड, इंसान की अगर आप बात करो तो इंसान में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्क्यूलेशन। सर्क्यूलेशन, ठीक है, सर्क्यूलेशन। आगे देखो, ट्रांसपोर्टेशन अकर्स इन ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इंसान में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सबको पता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या पार्ट्स हैं? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट का नाम है ब्लड। ठीक है, जो पीछे आपने देखा अभी। दूसरे पार्ट का नाम गैस करो, ब्लड किसके अंदर फ्लो करता है? तो ब्लड फ्लो करता है इनसाइड ब्लड वेसल्स। ठीक है, ओके। और ब्लड वेसल्स तीन टाइप्स के होते हैं, क्या क्या? एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन, और एक होता है कैपिलरीज। ठीक है, बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं। ओके, ऐसे ही हार्ट जो कि पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ओके, अच्छा अब चलते हैं ब्लड पर, इतना कर लो कॉपी पहले फटाफट। अब चलते हैं ब्लड पर। तो अगर मैं ब्लड को क्लासिफाई करूं, तो वी कैन क्लासिफाई ब्लड इनटू टू पार्ट्स। क्या क्या, आइए देखा जाए। तो ब्लड को पहले मैं बस समझा देता हूँ, फिर लिखता हूँ। पहले यहाँ तक आप कॉपी कर लो, हो गया? पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट, हो गया? चलिए आगे देखिए, तो ब्लड को क्लासिफाई करोगे तो दो पार्ट्स आएंगे, एक आएगा लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, लिक्विड पार्ट, इसको प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, और एक आता है जिसमें सेलुलर पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सेलुलर पार्ट, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या नाम से जानते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें सेल्स होते हैं। ओके, और एक बात ध्यान रखेंगे कि जो लिक्विड पार्ट होता है ना, वो है लगभग इट इज़ अबाउट 55% ऑफ टोटल ब्लड। ब्लड में जो 55% हिस्सा है दैट इज़ मेड ऑफ प्लाज्मा, और जो बचा हुआ 45% हिस्सा है दैट इज़ मेड ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट या सेलुलर पार्ट। ठीक है, ये जो प्लाज्मा है, अब आप इसको भी अगर क्लासीफाई करो, चलो उसको भी करते हैं क्लासीफाई। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, एक बार मैं फटाफट लिख देता हूँ। इसके अंदर मिलता है वाटर। ठीक है, इसके अंदर मिलता है वाटर, इसके अंदर मिलता है प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अंदर मिलता है मिनरल्स या फिर आयंस, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ठीक है, ये सब क्लोराइड आयंस। ठीक,
और इसके अंदर वाइटामिन ये सब मूव करते रहते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैट एक्सेट्रा, ये सब। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा मोस्टली लिक्विड से बना है, मतलब उसमें लिक्विड ही होता है। 90 से 95% प्लाज्मा का, 92% के आसपास, 92% प्लाज्मा का वाटर है, और बचा कुचा 6 to 8% प्रोटीन है, और बाकी सारी चीज़ें 6 to 8% ये है। और ये बहुत थोड़ा थोड़ा होता है मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स का एग्जाम्पल आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे जैसे सोडियम, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एक्सेट्रा। क्लोराइड भी होता है, बहुत सारे होते हैं, इतना काफ़ी है। ठीक है? ये हो गया आपका मिनरल्स का कहानी, मतलब प्लाज्मा का कहानी। अगर मैं इस तरफ आ जाऊँ सेलुलर पार्ट पर, इसको भी क्लासीफाई कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं फटाफट। देखो सेलुलर पार्ट को जब क्लासीफाई करोगे तो यू विल गेट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। एक्चुअल में तो 2 ही सेल होते हैं, बट एक और ले लेते हैं हम, चलो अभी के लिए 3 सेल्स है आपके सिलेबस में। जैसे एक है आपका RBC, रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। ठीक है, मैं फुल फॉर्म अभी लिख दूंगा। एक होता है WBC, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसेस, और एक होता है प्लेटलेट्स। एक्चुअल में प्लेटलेट सेल का टुकड़ा होता है। ये क्या होता है? सेल फ्रेगमेंट होता है, जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, टुकड़ा होता है। ठीक है, RBC को क्या नाम दिया जाएगा? इसको बोलेंगे रेड ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पसल्स। ठीक है, सेल्स बोलो। या एक और नाम है इसका, इसका एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ऐसे ही WBC की बात करें तो देखो बहुत सिंपल है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इसका और एक नाम भी है, क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूको माने होता है वाइट, ठीक है, और एरिथ्रो माने होता है रेड। अभी लिखवा दूंगा, रुको, इतना काम वैसे नहीं है, इतना काफ़ी है, आप इतना लिख के छोड़ दीजिए। और एक नाम लिख लो इसका भी, थ्रोम्बोसाइट्स। इतना आप कर लोगे तो सब के सब क्वेश्चंस बन जाएंगे ऐसे ही। फटाफट कॉपी करिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं प्लाज्मा पर। आइए प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? तो इसका कलर होता है पेल येलो। जब पेल मैंने स्लाइटली या लाइट, हल्का, हल्का येलो, हल्का सा येलोविश कलर का दिखता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन कैसा होता है इसका? तो कॉम्पोजिशन आपने देख ही लिया, क्या क्या चीज़ें थी पीछे, लास्ट क्लास बता दिया। वाटर, मतलब लास्ट स्लाइड में बताया मैंने, वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, है ना। तो ये लास्ट स्लाइड बता रही है आपको, ग्लूकोज, मिनरल्स, वही है, एक्सेट्रा। चलो ठीक है, एक्सेट्रा। आगे देखो, फंक्शन, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। मतलब प्लाज्मा के अंदर फूड घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सब कुछ डिजॉल्व हो चलता है। ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में। ठीक है, एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे वेस्ट का एग्जाम्पल से यूरिया। ठीक है, ये सब डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर RBC और WBC के डिफरेंस की बात की गई है, एक बार डिफरेंस फटाफट देख लिया जाए। आओ देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलर, RBC का कलर कैसा होता है? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है इनफैक्ट। RBC मतलब रेड ब्लड सेल। ठीक है, RCB मत बोलना, RBC। ठीक है, ऐसे WBC क्या हो जाएगा? वाइट ब्लड सेल, तो वाइट है यार ये, है ना। शेप कैसा है? तो RBC का जो शेप होता है वो होता है राउंड या फिर डिस्क शेप। ठीक है, राउंड हो सकता है या डिस्क शेप हो सकता है, ठीक है, या बाई कॉनकेव हो सकता है। ठीक है, बाई कॉनकेव हो सकता है। ऐसे WBC की बात करें अगर हम, तो WBC का जो शेप होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। फिक्स नहीं है मतलब अमीबा जैसा है। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो अमीबॉइड। क्या बोल सकते हो? अमीबॉइड। अमीबा जैसा है तो इसको आप बोलोगे अमीबॉइड शेप। ठीक है, ऐसे ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें तो RBC में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर एब्सेंट है।
हीमोग्लोबिन प्रेजेंट और इसमें एब्सेंट। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ आरबीसी में न्यूक्लियस है कि नहीं है, तो आंसर है देखो आरबीसी को ना गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना है, इसलिए उसको न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं है, वो चाहिए उसको बहुत सारा स्पेस चाहिए। ठीक है, इसीलिए आरबीसी के पास, मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और क्योंकि न्यूक्लियस जगह घेर लेगा, बहुत सारा जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। आरबीसी चाहता है कि वो जगह ऑक्सीजन के लिए रखे, न्यूक्लियस के लिए नहीं है। तो आरबीसी ने अपने सेल ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस सबको हटा दिया है। ठीक है, सब गायब हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा है। इसलिए आरबीसी, मैच्योर आरबीसी के पास, मैच्योर आरबीसी मतलब डेवलप्ड आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसको स्पेस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख लोगे एब्सेंट। अभी आप इतना याद कर लो कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट है, क्योंकि इट नीड्स मोर एंड मोर स्पेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लिख लेते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ, बिकॉज it needs more space for transport of O2। O2 के लिए इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेस चाहिए, दैट्स वाई इसने अपनी न्यूक्लियस की कुर्बानी दे दी है, न्यूक्लियस नहीं है इसके पास, न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक है, आगे चलो। अब देखो इसकी बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा, सॉरी न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, तो डब्ल्यूबीसी को कोई ट्रांसपोर्ट का जरूरत है नहीं, डब्ल्यूबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता, इसलिए उसको न्यूक्लियस की कुर्बानी नहीं देनी पड़ी, उसको न्यूक्लियस की कुर्बानी नहीं देनी पड़ी, उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि आरबीसी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना था और उसके लिए जगह की ज़रूरत थी, तो उसने जगह बनाने के लिए अपना न्यूक्लियस ख़त्म कर दिया, इसलिए इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी के साथ डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको, तो उसको स्पेस की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेस की कोई कमी नहीं है, दैट्स वाई इसका न्यूक्लियस इसके पास रहता है। समझे? अब चलो इसकी बात करते हैं फंक्शन की, तो अब इसको आपको पता ही है कि इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कौन से गैसेस का ट्रांसपोर्ट ये मोस्टली करता है, O2 एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं डब्ल्यूबीसी की, तो इसका मेन फंक्शन है इट फाइट्स एंड किल्स फॉरेन, फॉरेन ना बोल के बोलो, किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या ऐसे लिख लो पैथोजेंस। पैथोजेन समझते हो, पैथोजन मतलब जो डिजीज कॉजिंग, आप डायरेक्ट लिखो डिजीज कॉजिंग, जो डिजीज कॉजिंग, जिससे डिजीज होने की संभावना है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, उनसे ये फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इतना लिख के खत्म करिए, ये हो गया प्लाज्मा का स्लाइड कंप्लीट, यहाँ तक कॉपी करिए फटाफट, हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो प्लेटलेट की बात कर लेते हैं। प्लेटलेट के बारे में आपने पढ़ लिया कि इसका एक और नाम है, इसका क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट्स, है ना, इसका क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन क्या है, जब कभी अगर किसी को चोट लगती है तो उसका खून बहता है, ब्लीडिंग होती है, ये खून अगर लंबे समय तक बहता रहा तो उस इंसान के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, है ना, तो ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ब्लड की अगर कमी हो जाएगी तो इंसान मर सकता है, राइट। तो इसलिए ऐसे, मतलब ऐसे कंडीशन से बचने के लिए इंसान के अंदर या एनिमल्स के अंदर एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। जब भी खून निकलता है, मान लो तुमको अभी चोट लगी, कभी कभी ना कभी तुमको चोट लगी होगी, या तुमने देखा होगा किसी को चोट लगते हुए, तो खून बहता है, लेकिन कुछ समय के बाद 10 मिनट 15 मिनट के आसपास के बाद क्या होता है, वो खून बहना बंद हो जाता है वहाँ पे। अब अगर किसी को बहुत गहरी चोट लगी है तब नहीं रुकेगा, अगर छोटी मोटी चोट चोट लगी है अगर, तो फिर वो खून अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाता है, और वहाँ पर एक ब्लैक डार्क कलर का, या ब्लैक तो नहीं बोलेंगे उस वक्त डार्क रेड कलर का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। मान लो मेरे हाथ में चोट लगी है, मेरे हाथ में यहाँ पर 10-15 मिनट बाद यहाँ पर एक डार्क रेड कलर का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको क्लॉट बोलते हैं, कोएगुलम बोलते हैं। ठीक है, बस सुन लो ऐसे ही, तो क्लॉट बोलते हैं। वो क्लॉट कौन बनाता है, वो क्लॉट बनाता है प्लेटलेट्स। इसके अलावा और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं प्लेटलेट के साथ, बट आप अगर फंक्शन लिखोगे तो आप लिखोगे कि फॉर्मेशन ऑफ, क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट ड्यूरिंग ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के दौरान क्लॉट का फॉर्मेशन करता है।
इन दिस वे ये क्या करता है, खून का लॉस को बचाता है। इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे इट प्रोटेक्ट्स, या इट प्रिवेंट्स लिख लो, इट प्रिवेंट्स, इन दिस वे इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। एक्सेसिव मतलब ज्यादा, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू, ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग करता है, मतलब ब्लड को, मतलब ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या होता है, खून को बहने से रोकने के लिए यहाँ पर एक क्लॉट बन जाता है, जो भी आपको मैंने समझाया, जिसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है। एज अ रिजल्ट आपका जो खून जो लॉस हो रहा था वो नहीं होगा, और ऐसे इस तरह से ये इंसान को बचा रहा है मरने से, नहीं तो बहुत सारा खून निकल जाएगा, इंसान मर जाएगा, राइट। तो ये प्लेटलेट्स ऐसा करता है, ठीक है। ये हो गया प्लेटलेट्स के बारे में। कभी कभी किसी किसी इन्फेक्शन में प्लेटलेट काउंट, जैसे डेंगू का इन्फेक्शन होता है, डेंगू जिसको हम लोग कॉमनली डेंगू बोलते हैं, उसके इन्फेक्शन के दौरान ये जो प्लेटलेट है इसका काउंट घट जाता है, और ये बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, उसमें प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है बाहर से, डोनर का प्लेटलेट लेकर डोनेट करके उसको पेशेंट को देना पड़ता है, ठीक है। चलिए इतना करिए, फिर चलते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन पर, ठीक है। हीमोग्लोबिन स्टार्ट करते हैं, चलो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट यही है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन देखो मेल में और फीमेल में अलग अलग होता है। तो इन मेल्स अगर हम बात करें और इन फीमेल्स, तो मेल्स में इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है लगभग 14 टू 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml खून अगर आप लेंगे, इतना खून अगर लेंगे 100 ml खून, उसमें हीमोग्लोबिन कितना होगा, 14 से 16 ग्राम होना चाहिए मेल के केस में। अगर फीमेल है थोड़ा कम होगा तो चलेगा, 12 से 14 ग्राम, 14 ग्राम पर 100 ml खून, ठीक है। तो अगर हम दोनों को मिला जुला कर बोले, देखो कम से कम 12 और अधिक से अधिक 16, ठीक है। तो अगर मिला जुला कर इन जनरल ह्यूमंस की बात करें तो 12 टू 16 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये था कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब बताओ फंक्शन क्या है, इसको लिख लो पहले, फिर फंक्शन की बात करते हैं। देखो फंक्शन, तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन आप पीछे पढ़ चुके हो, क्या पढ़े थे। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा था, रेस्पिरेटरी पिगमेंट था, ये ऑक्सीजन और CO2 का मूवमेंट कर रहा था, ट्रांसपोर्ट करा रहा था। मैं एक लाइन में इसको लिख सकता हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 इन, या थ्रू ब्लड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कराता है, ओके। ठीक, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन जब होगा तो उससे क्या बीमारी हो जाएगी, अगला पॉइंट देखो। तो डेफिशिएंसी जब होता है हीमोग्लोबिन का तो उससे एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है एनीमिया, यानी खून की कमी, ठीक है। एनीमिया जो होती है, एनीमिया उसके सिम्टम्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं, देखो सिम्टम्स ऑफ एनीमिया पढ़ो। ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीजेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जब हीमोग्लोबिन ही कम हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा था, अब हीमोग्लोबिन ही कम हो गया है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा तो वही यहाँ लिखा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सप्लाई कम हो जाएगा, जिससे सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ही तो फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी निकलती है। तो ऑक्सीजन ही अगर कम होगा तो एनर्जी नहीं निकलेगी, और ऐसे इंसान को वीकनेस, कमजोरी फील होगी, ठीक है। ऐसी फटीक, फटीक मतलब क्या होता है, फिर से वही थकान, थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी। थकान, फटीग मीन्स थकान, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस, मतलब सांस ठीक से लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। सांस हमेशा चढ़ी रहेगी, उसकी सांस की कमी होगी, उसको ऐसा फील होगा कि हमको और सांस की ज़रूरत है, सांस नहीं ले पाएगा ठीक से, ठीक है, सांस अटक सकती है उसकी। ये सारी चीज़ें हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए, हो गया। आओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अरे खत्म हो गया। तो
आज का क्लास यहीं पे करना पड़ेगा ख़त्म। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में तो आप ऑलरेडी जान ही चुके हो बहुत कुछ, और यहाँ भी हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ब्लड स्टार्ट कर चुके हैं अभी, तो ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ लिए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।